माय डियर स्टूडेंट, क्लास BA पार्ट थर्ड ईयर, जिसमें हमारी जो बुक चल रही है वो चल रही है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। उसमें हमने जो टॉपिक लिया है आज वो है हमारा सॉइल, अर्थात मृदा, मिट्टी, सॉइल। तो सबसे पहले अगर हम सॉइल का मीनिंग देखते हैं तो हमने देखा कि मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मृदा शब्द की अगर हम उत्पत्ति को अगर बात करते हैं तो लैटिन भाषा में हुई है, और लैटिन भाषा के अंतर्गत सोलम, मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। और सोलम शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श, इसका अर्थ होता है फर्श। अतः अगर हम मृदा की परिभाषा को अगर देखते हैं, अगर हम शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के अंतर्गत सोलम शब्द से हुई है, और सोलम शब्द का तात्पर्य होता है फर्श। अगर हम मृदा की अगर हम बात करते हैं तो मृदा की अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो मृदा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर पाई जाने वाली वह परत है, वह एक पतली परत है जो हमारे खनिज पदार्थ या चट्टानें, उन चट्टानों और खनिज पदार्थों के अपक्षय के द्वारा निर्मित है। खनिज पदार्थ और चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप उपस्थित जो हमारे जीवाश्म हैं उनके सम्मिश्रण को हमने मृदा की संज्ञा दी है। मृदा में हमारे कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति, अर्थात जो हमारे खनिज जो पदार्थ हैं उन खनिज पदार्थों के साथ साथ हमारे हुमस अर्थात कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनकी उपस्थिति पाई जाती है। मृदा की अगर हम बात कर रहे हैं तो मृदा के अंतर्गत जो पैडोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, पैडोजेनेसिस की जो क्रिया है, मृदा निर्माण की जो क्रिया है, उस मृदा निर्माण की क्रिया में जो हमारी जलवायु है उसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जलवायु जो होती है वो मृदा के रासायनिक क्रिया तथा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को निर्भर करती है। अर्थ है वनस्पति तथा रासायनिक जो पदार्थ हैं वो रासायनिक पदार्थ वनस्पति और रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप मृदा का जो है निर्माण हुआ है। तो परिभाषा ये निकल के आई कि अगर हम मृदा की अगर परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो मृदा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, ऊपरी सतह पर खनिज पदार्थ तथा चट्टानों के अपक्षय द्वारा निर्मित है। अर्थात हमारी ऊपर की जो सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जिसके अंतर्गत खनिज पदार्थ और चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप इस मृदा का निर्माण हुआ है। और इस अगर मृदा की अगर संगठन की अगर हम बात करते हैं तो मृदा के संगठन के अंतर्गत इसमें जो है हमारे ह्यूमस जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, कार्बन युक्त पदार्थ या तत्व जिनको हम कहते हैं, इसके साथ साथ इसमें खनिज तत्व मौजूद हैं। खनिज तत्व मौजूद होते हैं, खनिज तत्व या पदार्थ। इन खनिज तत्व और पदार्थों के अंतर्गत इसके अलावा इसमें जो है मृदा जल होता है। मृदा जल के अलावा इसके अंतर्गत मृदा वायु होती है। ये जो है इनके संगठन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ये इसमें इसके संगठन में पाए जाते हैं। मृदा के अगर खनिज तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो मृदा के खनिज तत्व अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। परिणाम स्वरूप यहाँ भारत के अंतर्गत जो खनिज जो अंश हैं या खनिज जो तत्व हैं जो इनके अंतर्गत जो मिट्टी के अंतर्गत या मृदा में पाए जाते हैं, उनमें जो हमारे प्रमुख खनिज तत्व जो हैं क्वार्टरजाइट हैं, एपेटाइट हैं, हेमोवाइट, मैस्कोवाइट हैं, हेमेटाइट्स हैं,
साथ ही साथ आपके डोलोमाइट्स हैं, डोलोमाइट के साथ साथ जिप्सम है, ये आदि जो खनिज जो पदार्थ हैं वो इसके अंतर्गत मृदा के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। अर्थात ये सारे खनिज तत्व तथा कार्बन युक्त पदार्थ अर्थात कार्बनिक युक्त पदार्थ जिसके अंतर्गत हमारे वनस्पतियों के सड़े गड़े अंश जिसको हम जीवाश्म के नाम से जानते हैं, वो इस मृदा के निर्माण में काम में आते हैं। तो मृदा के अंतर्गत ये जो पोषक तत्व हैं जो खनिज पदार्थ तथा वनस्पति या जीवाश्म जो हैं उनसे निर्मित मानी जाती है। अगर हम इसकी परिभाषा के बाद में अगर हम देखते हैं और अब बात करते हैं तो मृदा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं मृदा के अंतर्गत तो भारत के अंतर्गत जो मृदा है उसको संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग के द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया गया और 1938 में संयुक्त राष्ट्र 1938 में सन 1938 में संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया गया और इस वर्गीकरण के आधार पर हमारे यहाँ 3 प्रकार की मृदाएं, पहली आपकी कटिबंधीय जिसको हम जोनल सॉइल के नाम से जानते हैं, जोनल सॉइल। दूसरी आपकी सब सॉइल अंतःकटिबंधीय जिसको इंट्रा जोनल सॉइल के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो आपकी अकटिबंधीय जिसे हम एजोनल के नाम से जानते हैं। ये 3 स्तर जो हैं इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग के द्वारा जो हमारे 1938 के अंतर्गत जब इसका मृदा का वर्गीकरण किया तो इस मृदा के वर्गीकरण के अंतर्गत कटिबंधीय सॉइल, अंतःकटिबंधीय मृदा तथा अकटिबंधीय मृदा 3 भागों में बांटा। कटिबंधीय मृदा के अंतर्गत हमारे लैटेराइट तथा रेड तथा लाल मिट्टी जो है इस वर्ग के अंतर्गत रखी गई है और अंतःकटिबंध के अंतर्गत हमारी काली मिट्टी या जिसे हम रेंगुन मृदा कहते हैं उसको समायोजित किया गया, इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया। अकटिबंधीय मृदा जिसके अंतर्गत हमारी भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली जो मिट्टी है जलोढ़ मृदा है, पर्वतीय मृदा है, लवणीय मृदा है। इन सब मृदाओं को, इन सब सॉइलों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा है। भारत के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्र के अंतर्गत एजोनल सॉइल वर्ग जो है वो पाया जाता है, मिट्टी पाई जाती है, अकटिबंधीय मृदा पाई जाती है। इस अकटिबंधीय मृदा के अंतर्गत जो हमारे हिमानी के द्वारा, जो हमारे नदियों के द्वारा, जो हमारे अपक्षय की जो क्रियाएं होती हैं, अपर्दन की जो क्रियाएं होती हैं, उन अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की सॉइल का निर्माण होता है जो हमारे भारत के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी या हमारी पर्वतीय मिट्टी या हमारी लवणीय मिट्टी जो हैं वो हमारी इस अकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, अकटिबंधीय मृदा वर्ग के अंतर्गत समायोजित की गई है। अगर हम बात करेंगे आगे तो भारत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग या परिषद के द्वारा भारत को, आगे हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा
भारत के अंतर्गत जो है 8 प्रमुख, भारत के अंतर्गत जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। जो इसके द्वारा वर्गीकरण जो किया गया है जिसके अंतर्गत 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएं पाई जाती हैं। तो ये जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में पाई जाने वाली कुल जो है 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएं पाई जाती हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के अलावा अगर हम बात करें और उस क्लासिफिकेशन के अलावा अगर हम सॉइल के ऊपर चर्चाएं करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है वो सॉइल एक प्रोफाइल के रूप में पाई जाती है। उस सॉइल के अंतर्गत जो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो एक लेयर के रूप में पाए जाते हैं। अगर किसी भी भूमि की या किसी भी क्षेत्र की एक वर्टिकल अगर सेक्शन लिया जाए, उस वर्टिकल सेक्शन के अगर अध्ययन किया जाए तो उसके अंतर्गत 4 लेयर पाई जाती हैं। उन 4 लेयरों के अंतर्गत से पहला जो लेयर होता है जिसको हम ए लेयर कहते हैं, उसको हम टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। जो टॉप सॉइल जो लेयर होता है वो उस टॉप सॉइल के अंतर्गत जो हमारी वनस्पति है या जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जो जड़ों का फैलाव होता है वो हमारे इस मृदा के इस टॉप लेयर के अंतर्गत या टॉप सॉइल के अंतर्गत या प्रथम स्तर के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो हमारा बी जो लेयर होता है वो बी लेयर हमारा सब जो है सॉइल के नाम से जाना जाता है। और जो सी लेयर जो होता है वो हमारा लवण अर्थात जिसके अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फेट इस प्रकार के लवणों का जो जमाव है वो हमारे सी लेयर के अंतर्गत या सी स्तर के अंतर्गत देखने को मिलता है। और जो चौथा जो डी लेयर है वो हमारी डी लेयर है उसके अंतर्गत जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, अर्थात वो निचला स्तर माना जाता है। इस तरह से किसी भी अगर एक मृदा का अगर वर्टिकल सेक्शन अगर किसी भी स्थान की मृदा का अगर वर्टिकल सेक्शन लिया जाए, अगर उसका वर्टिकल सेक्शन लिया जाए तो उस वर्टिकल सेक्शन के अंतर्गत मृदा के अंतर्गत ये 4 बड़ी जो प्रोफाइल है परिच्छेदिकाएं हैं वो हमें स्पष्ट देखने को मिलती हैं। तो इसके अंतर्गत पहली जो आपकी फर्स्ट है वो टॉप सॉइल के नाम से जानी जाती है, जो पेड़ पौधों के लिए और वनस्पतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो इस टॉप लेयर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा फैली हुई रहती हैं। इसी तरह से अगर हम मृदा की आगे की और चर्चाएं करें तो मृदा के अंतर्गत जो मृदा का मेजरमेंट का जो कार्य किया जाता है वो हमारा पीएच स्केल करता है। मृदा का अगर मैनेजमेंट या मापन का अगर हम देखें तो मृदा का जो मापन किया जाता है वो हमारा पीएच मीटर के द्वारा किया जाता है। इस पीएच मीटर के आधार पर हमने इस मिट्टी को 2 भागों में बांटा है, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, क्षारीय मृदा किसे कहते हैं, इनके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। मृदा का मापन पीएच के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अम्लीय एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा, ये 2 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अम्लीय मृदा जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन आयनों की अधिकता पाई जाती है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता पाई जाती है। जबकि क्षारीय मृदा के अंतर्गत कैल्शियम या फास्फेट आयन की अधिकता पाई जाती है, आयन की अधिकता पाई जाती है। जो हमारी पीएच जो हमारी मृदा का जो मेजरमेंट करने का कार्य है वो पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। पीएच स्केल के अंतर्गत जो है अम्लीय सॉइल
और हमारी बेसिक सॉइल, अम्लीय सॉइल जो होती है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन आयनों की अधिकता पाई जाती है, जबकि जो हमारी क्षारीय जो मृदा होती है जिसमें कैल्शियम तथा फास्फेट आयनों की अधिकता पाई जाती है। हमारी अम्लीय सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो अम्लीय सॉइल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, पीएच का मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय अगर सॉइल की अगर हम पीएच की बात करें तो 7 से अधिक होता है। और उदासीन जो मृदा होती है जिसका पीएच का मान, उदासीन जो मृदा होती है, उदासीन जो मृदा होती है उसका जो पीएच का मान होता है वो आपका 7 होता है। अतः पौधों की वृद्धि के लिए या हमारी वनस्पति की वृद्धि के लिए, वनस्पति या पौधों के वृद्धि के लिए जो पीएच का जो मान निर्धारित किया गया है वो 6 से 7.5 निर्धारित किया गया है। जो हमारी वनस्पति या पौधों की वृद्धि के लिए जो पीएच जो निर्धारित किया है, मिट्टी की जो पीएच निर्धारित की है वो 6 से लेके 7.5 जो है पीएच निर्धारित की है। इस प्रकार की मिट्टी की पीएच होती है जहां हमारे पेड़ पौधे या वनस्पति हमारे अच्छी प्रकार से वृद्धि और विकास करते हैं। तो मृदा के मापन का जो मेजरमेंट, जो मृदा का सॉइल का जो मेजरमेंट किया जाता है वो पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। और पीएच स्केल अगर उसका मान अगर 7 है तो वहाँ की जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी। अगर वो 7 से अपर है तो वो बेसिक सॉइल होगी, क्षारीय मृदा होगी। अगर वो 7 से लोअर है तो वो एसिडिक मृदा होगी, अर्थात अम्लीय मृदा होगी। इस तरह से जो है हम मृदा का मापन का कार्य करते हैं और पौधों की वृद्धि और विकास के लिए और वनस्पति के अच्छे ग्रोथ करने के लिए जो पीएच का जो वैल्यू बताया गया है वो 6 से लेके 7.5 पीएच वैल्यू बताया गया है। ये हमने मृदा के बारे में सबसे पहले परिभाषा को समझा। परिभाषा समझने के बाद में हमने उसके शब्द की उत्पत्ति को समझा, फिर उसके बाद में उसकी परिभाषा को समझा, फिर उसके संगठन को देखा। संगठन को देखने के बाद में मृदा का वर्गीकरण को बताया और मृदा के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के मृदा के वर्गीकरण को समझा। उस 3 प्रकार के मृदा के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने कटिबंधीय, फिर उसके बाद अंतकटिबंधीय, उसके बाद में हमने अकटिबंधीय अर्थात जोनल, इंट्राजोनल और एजोनल, ये 3 प्रकार के स्तरों के बारे में, वर्गों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने मृदा का पीएच को समझा कि मृदा का जो मापन है वो पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हमने आपको बताया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत के अंतर्गत 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की जो है मृदाओं का वर्गीकरण किया गया था। तो हमारा जो अब जो अगला जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होगा वो होगा कि भारत के अंतर्गत जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो 8 प्रकार की जो प्रमुख मृदाएं जो पाई जाती हैं वो भारत के अंतर्गत किस तरह से कहाँ जो है फैली हुई हैं, उनका जो उनकी विशेषता या उनके गुण क्या हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काउंसिल, जिसको हमने IARC द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया। ICAR जिसमें हमने प्रमुख जो हैं 8 वर्ग बांटे हैं। 8 जो हैं प्रकार की मृदा हैं
उस 8 प्रकार की मृदा में से नंबर फर्स्ट जलोढ़ है, नंबर सेकंड लाल है, नंबर थर्ड काली मृदा है, नंबर 4 लेटेराइट है, 5 पर्वतीय है, लवणीय, नंबर 1 2 3 4 5 6। ये हमने 8 प्रकार की जो जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदली, यूँ करके हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा जो मृदा का क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, उसमें से 8 प्रमुख जो प्रकार बताए हैं, जिसमें से जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, दलदली मिट्टी है। इन 8 प्रकार की जो मृदाएं हैं वो भारत के अंतर्गत किस तरह से फैली हुई है, इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, सबसे ज़्यादा भारत के अंतर्गत किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, इनकी क्या विशेषताएं और क्या गुण हैं, इनको अगर हम विस्तार के साथ अगर देखते हैं तो आज हम सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। आज हम सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। एविलोइल सॉइल्स, जलोढ़ मृदा, जो भारत के अंतर्गत जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा जो भूभाग है उस पर फैली हुई है। लगभग ये जो है 43% भूभाग पर ये फैली हुई है। इसका जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई मिट्टी है। भारत के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी का अगर विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है, भारत के जो नदी प्रभावित वाले जो भाग हैं, जहाँ नदियाँ प्रभावित होती हैं, उस नदी प्रभावित वाले भाग के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से लेकर असम राज्य तक जो है इसका जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप, नदियों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप, नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इस जलोढ़ मिट्टी के अगर विस्तार की अगर हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक, यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो भाग है उस पंजाब के भाग से लेकर असम तक जो है जलोढ़ प्रकार की मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल जो है ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत फैली हुई है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। इसका अगर हम बात करते हैं तो ये 43 अर्थात 43% भूभाग पर फैली हुई है, यह भूभाग पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो नदी प्रवाह क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब से असम तक ये जो है मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये हल्की भूरी और राख के समान होती है, भूरा तथा राख जैसा रंग होता है इसका। अगर हम इसके बारे में अगर चर्चाएं कर रहे हैं तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो हमारे नदियों के द्वारा हुआ है, अर्थात नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है
और ये जो है लगभग 43% अर्थात 43% भूभाग पर फैली हुई है। ये नदी प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत है। पंजाब से लेकर असम राज्य तक इसका विस्तार है। इसके अगर रंग की बात करें तो ये हल्की भूरी या राख के जैसे, इसका जो रंग है वो हल्का भूरा या राख के जैसा होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी हमारा जो क्षेत्र है जहाँ नदियों के द्वारा जो प्रतिवर्ष बाढ़ युक्त जो भाग है नदियों के अंतर्गत जब बाढ़ आती है तो परिणाम स्वरूप यहाँ इस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण होता है या कांपीय मिट्टी का जो निर्माण होता है। उसके अंतर्गत दो बड़े क्षेत्र बन जाते हैं, एक खादर का क्षेत्र बन जाता है, एक बांगर का क्षेत्र बन जाता है। बांगर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पुरातन अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार या जमाव देखने को मिलता है, जबकि जो खादर जो क्षेत्र होता है वहाँ बाढ़ के द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी के जमाव के कारण यह खादर का क्षेत्र बन जाता है। ये जो मिट्टी होती है वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कृषि के लिए सबसे उत्तम प्रकार की अच्छी प्रकार की मानी जाती है। इस मिट्टी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इस मिट्टी के अंतर्गत जो चूने की पत्थर हैं या चूने के जो जमाव हैं अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का जो जमाव है वो देखने को मिलता है, पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो है हमारे नाइट्रोजन तथा जो हमारे फास्फोरस की क्या होती है अभाव पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अभाव मिलता है। साथ ही साथ इसमें हमारे जीवाश्म का अभाव मिलता है, जीवाश्मों का अभाव मिलता है। इसके अंतर्गत कैल्शियम और पोटेशियम का अधिकता मिलती है, इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की क्या मिलती है अधिकता पाई जाती है। ये जो मिट्टी है इसके अंतर्गत नाइट्रोजन और तथा फास्फोरस का तो अभाव मिलता है, जीवाश्मों का अभाव मिलता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है, अर्थात इसके अंतर्गत चूने पत्थर की अधिकता देखने को मिलती है। चूने पत्थर की जो गांठें हैं वो इनके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी है जिसके अंतर्गत हम गेहूँ की फसल, जो हमारे मैदानी भाग है जिनके अंतर्गत गेहूँ की फसल, गन्ने की फसल अर्थात गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन, दलहनी फसलें जो हैं इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है उस जलोढ़ मिट्टी की अगर हम विशेषता की बात कर रहे हैं, उसके करैक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो जलोढ़ मिट्टी का जो है भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विस्तारित भाग है। जितने भी हमारे नदी अपर्दित जो क्षेत्र हैं उन नदी अपर्दित क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका जो रंग होता है वो हल्का और भूरा होता है। इस मिट्टी के अंतर्गत जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस और जीवाश्मों की अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है, जबकि इसके अंतर्गत चूने की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा या पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है वो गेहूँ, गन्ना और दलहनी फसलों के लिए उत्तम प्रकार की मानी जाती है। इस तरह से हमने आज जो हमारा क्लासिफिकेशन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया गया है उसमें हमारे भारत के अंतर्गत 8 प्रमुख प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण किया है। उसमें से हमने पहली जो प्रकार की जो मृदा है जलोढ़ मृदा, उसका अध्ययन हमने किया है। साथ ही साथ हमने सॉइल की परिभाषा से इसको लेके चले हैं कि सॉइल किस तरह से पैडोजेनेसिस की क्रिया होती है, अर्थात मृदा जनन किस तरह से प्रोसेस चलता है, और उसके साथ साथ से हमने वहाँ उसके पीएच के मान को भी समझा है। और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पहला आपका सॉइल जिसको हमने एवोलोइल सॉइल्स या जलोढ़ मिट्टी जो है आपको बताइए। धन्यवाद।